इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पे। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आज से शुभारंभ हो गया। आपको बता दें कि मंदिर पर हमले के 1000 साल पूरे होने पर पर्व जो है वो देखने को मिला। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमनाथ की यात्रा की तस्वीरें यहां पर साझा की हैं। सोमनाथ मंदिर के अनुभव को शेयर करने का यहां पर जो है कहा गया। बड़ी खबर फिलहाल आपको बता रहे हैं जो सामने निकल के आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि आज जो है सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आज से शुभारंभ हो चुका है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसकी तस्वीरें यहां पर साझा की हैं। मंदिर पर हमले के 1000 साल पूरे होने पर पर्व जो है ये मनाया जा रहा है और उसी को लेकर जो है आज से उसका आगाज देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने सोमनाथ की यात्रा की तस्वीरें जो है वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा की है। इसी के साथ आपको बता दें कि सोमनाथ मंदिर के अनुभव को शेयर करने को भी यहाँ पर प्रधानमंत्री द्वारा कहा गया। तो आपको बता दें सोमनाथ में आज से स्वाभिमान पर्व का शुभारंभ हो रहा है। यह पर्व सोमनाथ मंदिर पर हुए हमले के 1000 साल पूरे होने के अवसर पर मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर अपनी सोमनाथ यात्रा की तस्वीरें साझा की और लोगों से मंदिर के अनुभव को साझा करने का आग्रह किया। आपको बता दें स्वाभिमान पर्व के दौरान धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें श्रद्धालुओं और नागरिकों की भागीदारी हो रही है। ये पर्व इतिहास और संस्कृति के महत्वपूर्ण याद दिलाने के साथ साथ मंदिर और देश की प्रति गर्व की भावना जगाने का भी अवसर भी प्रदान करेगा। तो आपको बता दें किस तरीके से यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर के अनुभवों को साझा करने की बात की और साथ ही अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जो है सोमनाथ मंदिर के पूरे यात्रा की तस्वीरें जो हैं वो साझा की। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि तुर्काम गेट हिंसा का नया वीडियो जो है वो सामने आया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो फिलहाल सामने निकल के आ रही है, जहां तुर्कमान गेट हिंसा का नया वीडियो फिलहाल सामने निकल के आया है। पुलिस पर पथराव करते दिखे हैं उपद्रवी। सीसीटीवी फुटेज से उपद्रवियों की तलाश जो है वो जारी है। तुर्कमान गेट उपद्रव में बड़ी कार्रवाई जो है वो देखने को मिल रही है। करीब 30 पत्थरबाजों की यहां पर जो है पहचान हुई है। पुलिस जांच में कई संदिग्धों की पहचान जो है वो देखने को मिली है। हिंसा फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी जो है वो की जा रही है। देखिए सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें वायरल हो रही है, जो वीडियो क्लिप वायरल हो रही है, वो हम आपको दिखा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पे किस तरीके से यहाँ पर जो है अब पथराव की नया वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भी यहाँ पर जो है उपद्रवियों की तलाश जारी है। पुलिस प्रशासन लगातार इस पूरे मामले पर संज्ञान ले रहा है। तुर्कमान गेट हिंसा का नया वीडियो जो है वो देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में हुई हिंसा का नया वीडियो जो है वो सामने आया है, जिसमें उपद्रवी पुलिस पर पथराव करते हुए नजर आ रहे हैं। और घटना के तुरंत बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाला है और उपद्रवियों की पहचान और गिरफ्तारी की कार्रवाई तेज कर दी है। आपको बता दें शुरुआती जांच में करीब 30 पत्थरबाजों की पहचान हो चुकी है। पुलिस ने कहा कि सभी संदिग्धों की जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी और हिंसा फैलाने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें तुर्कमान गेट उपद्रव की जांच में दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से जुटी हुई है और जांच लगातार इस पूरे मामले में जारी है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव टलने के आसार जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। बड़ी खबर फिलहाल सामने निकल के आ रही है, जहां आपको बता दें कि पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन और आरक्षण प्रक्रिया अधूरी बताई जा रही है, जिसके बाद पंचायती राज विभाग ने 9 सदस्यीय आयोग का प्रस्ताव जो है वो भेजा है। पिछड़ा वर्ग आयोग बनने पर ओबीसी आबादी का सर्वे जो है वो किया जाएगा। इसी के साथ आपको बता दें ओबीसी सर्वे के बाद आरक्षण प्रक्रिया शुरू होगी। यूपी में आरक्षण 2011 की जनगणना के आधार पर तय होगा। पंचायती राज मंत्री ओपी राजभर ने समय से चुनाव कराने का दावा यहां पर जो है वो किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो फिलहाल सामने निकल के आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव टलने के आसार यहां पर दिखाई दे रहे हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन और आरक्षण की बात सामने आ रही है, प्रक्रिया अधूरी। और आपको बता दें कि पंचायती राज विभाग ने 6 सदस्यीय आयोग का प्रस्ताव यहां पर भेजा है। पिछड़ा वर्ग आयोग बनने के बाद ओबीसी आबादी का सर्वे होगा। ओबीसी सर्वे के बाद आरक्षण प्रक्रिया शुरू होगी। और आपको बता दें यूपी में आरक्षण 2011 की जनगणना के आधार पर तय होगा। पंचायती राज मंत्री ओपी राजभर ने समय से चुनाव कराने का दावा यहां पर किया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो फिलहाल सामने निकल के आ रही है, जहां पर पंचायत चुनावों को लेकर अब ओपी राजभर ने समय पर चुनावों को
यहां पर करवाने की बात कही है और आपको बता दें कि ओबीसी सर्वे के बाद आरक्षण की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। यूपी में आरक्षण 2011 की जनगणना के आधार पर तय होगा और पंचायती राज मंत्री ओपी राजभर ने समय से चुनाव करवाने का दावा जो है वो यहां पर ठोका। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां तृतीय पंचायत चुनाव टलने के आसार जो है वो फिलहाल दिखाई दे रहे हैं, जिसको लेकर ओबीसी सर्वे के बाद आरक्षण प्रक्रिया शुरू होगी, ये बात फिलहाल सामने आ रही है। ओपी राजभर ने समय से चुनाव करवाने का दावा यहां पर किया है और आपको बता दें कि यहां पर जो है अब यूपी में आरक्षण 2011 की जनगणना के आधार पर जो है वो तय होगा। तो आपको बता दें, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव टलने के आसार जो है वो फिलहाल जताए जा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि ओबीसी सर्वे के बाद आरक्षण प्रक्रिया शुरू होगी, ये खबर फिलहाल सामने निकल के आ रही है। ओपी राजभर ने समय से चुनाव करवाने का दावा यहां पर किया है, जिसके बाद त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को करवाने की बात फिलहाल ये आ रही है कि देखिए हो सकता है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव टाल दिए जाए। टलने के आसार जो है इसके यूपी के अंदर फिलहाल दिखते हुए नजर आ रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो फिलहाल सामने निकल के आ रही है, जहां पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन और आरक्षण प्रक्रिया अधूरी बताई जा रही है, जिसके बाद आपको बता दें कि यहां पर जो है अब पंचायती राज विभाग ने 9 सदस्यीय आयोग का प्रस्ताव भेजा है। तो बड़ी खबर फिलहाल जो सामने निकल के आ रही है, जहां पिछड़ा वर्ग आयोग बनने पर ओबीसी आबादी का सर्वे और इस पूरे मामले में यहां पर पंचायती राज मंत्री ओपी राजभर ने अपनी दावेदारी ठोकी है। ओबीसी सर्वे के बाद आरक्षण प्रक्रिया शुरू होगी, ये बात सामने निकल के आ रही है। और आपको बता दें कि यहां पर किस तरीके से यूपी में आरक्षण 2011 की जनगणना के आधार पर किया जाएगा। पंचायती राज मंत्री ओपी राजभर ने जो है यहां पर अब सारी बातें जो है वो साझा की हैं। तृतीय पंचायत चुनाव टलने के आसार जो है वो यहां पर फिलहाल दिखते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस पूरे मामले पे अधिक जानकारी जो है वो ले लेते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से राशिद आरिफ जो है वो जुड़ चुके हैं, उनके पास चलते हैं। राशिद, देखिए यहाँ पर अब जो है पंचायती चुनाव के टलने के आसार जो हैं वो जताए जा रहे हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग की बात यहाँ पर की जा रही है और कहा जा रहा है कि 2011 के आधार पर जो है यहाँ पर आरक्षण की प्रक्रिया शुरू होगी। नहीं, देखिए बिल्कुल आपको बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार में पंचायती राज मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर। देखिए पंचायती राज चुनाव जो है 6-7 महीने में होना था और कहीं ना कहीं उसी को लेकर तैयारियां चल रही थी, लेकिन आपको बता दें पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन और आरक्षण प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हो पाई है, जिसको लेकर पंचायती राज विभाग में 6 सदस्यीय आयोग के गठन का प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया। पिछड़ा आयोग बनाने पर ओबीसी आबादी पर सर्वे होगा, लेकिन आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अभी जो है ओबीसी अभी सर्वे नहीं हुआ है, जिसके बाद में यूपी में SC की जो 11 की जो जनगणना थी उसी के आधार पे ये चुनाव होना। देखिए सरकार ने पूरा खाका अपना तैयार कर लिया है, चुनाव आयोग जो है वो अपनी लिस्ट पूरी बना चुका है, लेकिन पंचायती राज चुनाव जो है वो उसी लिस्ट पे होंगे या पुरानी लिस्ट पे होंगे, ये देखना बहुत अहम बात है। दूसरी चीज आपको बता दें कि जिस तरह से प्रस्ताव भेजा गया शासन के पास, तो कहीं ना कहीं इस पे विचार विमर्श किया जाए, लेकिन इसी साल पंचायती राज चुनाव होना है, क्योंकि पंचायती राज चुनाव के बाद में ही MLC का चुनाव होगा, शिक्षक स्नातक ये चुनाव होने, उसके बाद में ही देखिए 27 स्टार्ट होते ही दिसंबर की लास्ट में या जनवरी में ये आचार चुनाव संहिता लग जाएगी, जिसके बाद 27 चुनाव, ये पूरा साल जो है चुनाव ये माहौल बना रहेगा। कहीं ना कहीं चुनाव जो है जिस तरह से बताया गया कि टल सकता है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। आप देखिएगा कहीं ना कहीं इसका निष्कर्ष निकाल लिया जाएगा और जल्द से जल्द गठन भी हो जाएगा और चुनाव इसी साल पंचायती राज चुनाव होना है। जी राशिद, आपने कहा देखिए इसका कुछ ना कुछ जो है निस्तारण जरूर किया जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो पंचायती राज मंत्री हैं ओपी राजभर, उनका बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि देखिए जो पूरा चुनाव है उसको समय से पूरा करने की बात उन्होंने कही है। पंचायत चुनाव के बाद किस तरीके से यूपी में 2027 का रास्ता कितना आसान हो जाता है? नहीं, देखिए आपको बता दें कि जैसे ही पंचायत चुनाव होंगे उसी के बाद में मैंने बताया नहीं कि शिक्षक और स्नातक के चुनाव होंगे, उसके बाद में 27 के चुनाव होंगे। देखिए भारतीय जनता पार्टी एक चुनाव लड़ती है, दूसरे चुनाव की वो तैयारी करती है, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से संगठन में नए प्रदेश अध्यक्ष ला गए हैं कुर्मी वोटों को साधने के लिए, कहीं ना कहीं ये ग्रामीण जो क्षेत्र है वहां पे ये वोटर इनका ज्यादा है, तो उसी को लेकर कहीं ना कहीं ये खाका पूरा सेट किया गया है कि पंचायती राज चुनाव
और उसके बाद में 27 में जो चुनाव होने विधानसभा के, उसका कॉम्बिनेशन कैसे बनाया गया। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी जो है प्रदेश अध्यक्ष जो है वो कहीं ना कहीं पिछले समाज से लेके आई है कि उत्तर प्रदेश में पंचायती राज चुनाव। दूसरी चीज देखिए, सबसे बड़ी बता दूं, पंचायती राज चुनाव जो होते हैं कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि ये शासन प्रशासन का इसमें एक अहम रोल होता है। सत्ता में जो पार्टी होती है उसके लिए ये चुनाव ज्यादा मुफीद होता है। तो कहीं ना कहीं पंचायती राज चुनाव जो है वो 6 से 7 महीने में होना है और कहीं ना कहीं सरकार इसको कराएगी, इसको आगे नहीं बढ़ा सकती, क्योंकि 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है। विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तैयारी जो है भारतीय जनता पार्टी कर चुकी है और कर रही है। संगठन लगातार उसको लेकर काम कर रहा है। तो तमाम चीजों को लेकर ये सारे चुनाव होने हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया राशिद आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें, रायबरेली में तकरीबन 9.2 करोड़ का फर्जी लोन घोटाला सामने आया है। बीओबी बैंक में जाली वेतन प्रमाण पत्र से ठगी का मामला सामने निकल के आ रहा है, जहां सचिवालय समेत 15 विभागों के फर्जी दस्तावेज जो है वो दिए गए। फर्जी आधार कार्ड से भी लिया गया लोन। बैंक मैनेजर की तहरीर पर 48 लोगों पर एफआईआर की गई है। बैंक ऑफ बड़ौदा की मुख्य शाखा में बड़ा खुलासा जो है वो देखने को मिल रहा है। बड़ी खबर फिलहाल सामने निकल के आ रही है, जहां बैंक ऑफ बड़ौदा में जाली वेतन प्रमाण पत्र से ठगी का मामला जो है वो सामने आया है। इसमें आपको बता दें तकरीबन 9 करोड़ रुपए का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। सचिवालय समेत 15 विभागों के फर्जी दस्तावेज जो है वो पेश किए गए थे। इसके बाद आपको बता दें कि फर्जी आधार कार्ड से भी यहां पर जो है लोन लिया गया है। कहीं ना कहीं एक बड़ा घोटाला जो है वो देखने को मिल रहा है। इसमें आपको बता दें बैंक मैनेजर की तहरीर पर यहां पर 48 लोगों पर एफआईआर जो है वो दर्ज की गई है। बड़ी खबर फिलहाल सामने निकल के आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि बैंक ऑफ बड़ौदा की मुख्य शाखा में बड़ा खुलासा जो है वो देखने को मिला। रायबरेली में किस तरीके से यहां तकरीबन 9 करोड़ से अधिक का फर्जी लोन घोटाला है, इस पूरे मामले पे जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता अनुराग तिवारी जो है वो जुड़ चुके हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। अनुराग, देखिए, बीओबी में जाली वेतन प्रमाण पत्र से ठगी का मामला सामने आया और 9 करोड़ रुपए का पूरा मामला बताया जा रहा है। अनुराग, आपकी आवाज नहीं आई, एक दफे और सवाल को रिपीट कर दीजिए। अनुराग, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी समृद्ध, अब आवाज मिल रही है आपकी। देखिए, मेरा सवाल आपसे यह था कि देखिए, फर्जी आधार कार्ड के आधार पर यहाँ पे जो है लोन लिया गया और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे इतने बड़े बैंक में तकरीबन 9 करोड़ रुपए का फर्जी घोटाला सामने आया है। जी समृद्ध, देखिए एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है और वेतन प्रमाण पत्र भी लगाया गया था इस मामले में, वो भी सचिवालय का फर्जी वेतन प्रमाण पत्र लगाया गया। और इस मामले में बीओबी के साथ यानी बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ 9.2 करोड़ की जो फर्जी लोन है वो इन लोगों ने जाली दस्तावेज तैयार कर करके ले लिए थे। अब देखिए, इसमें समृद्ध एक बहुत बड़ी अब कार्यवाही भी हुई है और 48 लोग हैं जिनके खिलाफ जो है अब बैंक ऑफ बड़ौदा की रायबरेली मुख्य शाखा ने एफआईआर दर्ज कराई है। आदर्श ट्रेडर्स और रायबरेली ट्रेडर्स को ये सोर्स ऑफ इनकम बताया गया था, मतलब जो सोर्स ऑफ इनकम बताया गया था लोन के वक्त में, वो एक बड़े फर्म्स का भी नाम लिया गया कि आदर्श ट्रेडर्स और रायबरेली ट्रेडर्स के नाम पर ये लोन लिया गया। साथ ही में सचिवालय का जो फर्जी वेतन प्रमाण पत्र था वो भी लगाया गया। तमाम जिला पंचायत के परिवार कल्याण के तमाम जो दस्तावेज फर्जी और ये लोग बना सकते थे वो सारे वेतन प्रमाण पत्र, फर्जी प्रमाण पत्र, ये सब तैयार किए गए। और उसके बाद देखिए बहुत बड़ा खेल रचा गया और 9.2 करोड़ रुपए बीओबी जैसे एक बड़े संस्थान से, बड़ी बैंक संस्थान से फर्जी लोन के तौर पे ले लिए। बहरहाल अब देखिए पूरी पोल पट्टी खुल गई है, जिसके बाद अब रायबरेली शहर की जो मुख्य ब्रांच है बैंक ऑफ बड़ौदा की, उसने अब मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें तहरीर के आधार पर ये मुकदमा दर्ज हुआ है और 48 लोगों के खिलाफ पुलिस ने अब एफआईआर दर्ज करके जांच समृद्ध शुरू कर दी है। अनुराग, देखिए तकरीबन 48 लोगों के खिलाफ, क्योंकि यहाँ पे आप बता रहे हैं कि मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया गया है तहरीर के आधार पर। अब इसमें देखिए 2 चीजें हैं, क्योंकि देखिए सचिवालय समेत 15 विभागों के फर्जी दस्तावेज जो है वो पेश किए गए थे। ऐसे में पुलिस प्रशासन की ओर से, जो महकमा है पुलिस का, उसकी ओर से क्या औपचारिक बयान इस पूरी कार्रवाई को लेकर सामने आया है? और दूसरी चीज, बैंक मैनेजर की क्या कोई इस पूरे विषय पर अभी फिलहाल कोई टिप्पणी सामने आई है? जी देखिए, शाखा प्रबंधक जो है बैंक ऑफ बड़ौदा के रायबरेली शहर में प्रमुखतम ब्रांच है और उसके शाखा प्रबंधन ने ही जो है यहाँ पर मुकदमा दर्ज कराया है। और भी बड़े शीर्ष नेतृत्व के जो अधिकारी थे, जो सेंट्रल कमांड थी, वो भी इसमें इनके साथ में रही है। और क्योंकि बड़ा फर्जीवाड़ा देखिए बीओबी जैसे बड़े प्रतिष्ठान के साथ जब होता है तो कहीं ना कहीं जो आम नागरिक हैं जो सोचते हैं कि हम अपना अकाउंट खुलवाएंगे, वो लोग कट जाते हैं और बैंक की जो फजीहत है वो हो जाती है। दूसरी चीज, क्योंकि सचिवालय का फर्जी देखिए वेतन प्रमाण पत्र इस मामले में लगाया गया था, तो ऐसे में
जो एजेंसियां हैं वो उनके भी कान अब खड़े हो गए हैं, और साथ साथ जो सचिवालय समेत तमाम अन्य विभाग जिनका नाम यहाँ पर लिया गया, फिर वो चाहे जिला पंचायत हो, परिवार कल्याण हो, इन सब जगहों पर भी जो बड़े अधिकारी हैं उनमें सुगबुगाहट तेज हो गई है। और इस तरह के फर्जी प्रमाण पत्र बनाने के लिए क्या कोई सपोर्ट, क्या कोई एडिशनल सपोर्ट विभाग के अंदर से कोई देख रहा है, तो इस एंगल पे भी जांच जो है शुरू हो गई है। और वहीं दूसरी ओर देखिए, अभी बयान तो नहीं जारी हुआ है, लेकिन इस घटना के बाद से क्योंकि फर्जी प्रमाण पत्र बनाया गया तमाम जो है बड़े संस्थानों के नाम पे, सचिवालय के नाम तक का बताइए, इतना जो बड़ा संस्थान है, पार्लियामेंट्री बॉडी है, उनका जो है बना लिया गया। तो ऐसे में जांच एजेंसी भी इस एंगल पे जांच कर रही है, और साथ में जो विभाग है, विभाग भी अपने स्तर पर जो है चौकन्ने हो गए हैं। और साथ साथ पुलिस जो है वो अब इन लोगों से, जो इनके खिलाफ 48 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करी गई है, इनके जद में आते ही इनसे भी पूछताछ करेगी किस तरह से फर्जी प्रमाण पत्र बनाया, हूबहू दिखने वाले प्रमाण पत्र की कॉपी कैसे उनको मिल गई, क्या कोई विभाग के अंदर था जो सपोर्ट देता था, या किसी ने PDF भेजा था कि इस तरह का ये हमारा डॉक्यूमेंट दिखता है, इस तरह का एक फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार करा जा सकता है, ID तैयार करी जा सकती है। तो देखिए, कोई ना कोई है विभाग से जो सपोर्ट कहीं ना कहीं कर रहा था, इसकी भी आशंकाएं जताई जा रही हैं। ऐसे में जो जांच एजेंसी है वो तमाम एंगल्स में समृद्ध जांच में जुटी है। जी, बहुत शुक्रिया अनुराग, आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए इस विषय पे। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें, कानपुर के चौबेपुर थाना क्षेत्र में एक जूट के बोरे में गोदाम में भीषण आग लग गई है। आग लगने के बाद जो है पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 3 से अधिक गाड़ियां मौके पर पहुंची। गोदाम में जूट के बोरे रखे होने के कारण आग काफी तेजी से विकराल रूप उसने ले लिया। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को काबू पाया। इस आगजनी में गोदाम में रखा लाखों रुपए का माल जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि यह गोदाम शुभम ट्रेडर्स के नाम से संचालित है। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। तो फिलहाल एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप कहीं ना जाएं, बने रहें सिर्फ इंडिया वॉइस पर। ब्रेक के बाद जो है फिर एक बार आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं बाकी खबरों की ओर। आपको बता दें कि सिद्धार्थनगर के नरकटहरा स्थित फलमंडी गोदाम में अज्ञात कारणों से आग लग गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। 2 फल की दुकान के गोदाम में आग को स्थानीय लोगों और पानसी कोतवाली पुलिस की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद काबू में पाया गया। जिलाधिकारी शिवशरण ने बताया कि GN अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। सूचना पर अपर पुलिस अधीक्षक प्रशांत कुमार, पुलिस क्षेत्राधिकारी IPS विश्वजीत शौर्य और पुलिस क्षेत्राधिकारी रोहिणी यादव सहित भारी पुलिस बल मौजूद रहा। प्रशासन और पुलिस की तत्परता के चलते बड़ी संपत्ति और जान की हानि होने से बच गई। आग बुझाने के बाद राहत की सांस ली गई है और क्षेत्र में सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। घटना की जांच जारी है ताकि आग लगने के कारणों का पता लगाया जा सके। अमरोहा के सन प्लाजा मार्केट में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते लगभग 20 दुकानों को अपनी चपेट में उसने ले लिया। आग लगते ही मार्केट में अफरा तफरी मच गई और दुकानदार और आसपास मौजूद लोग जान बचाकर बाहर भागने लगे। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आपको बता दें, आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग को बुझाने का काम शुरू कर दिया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर धीरे धीरे काबू पाया गया। ये घटना अमरोहा कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत अमरोहा बिजनौर रोड स्थित सन प्लाजा मार्केट की है। फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है, लेकिन आग में आपको बता दें लगने से लाखों रुपए के नुकसान की आशंका फिलहाल जताई जा रही है। प्रशासन और फायर ब्रिगेड की टीम लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। तो यूपी में जारी ब्राह्मण राजनीति के बीच आज कांग्रेस कमेटी ब्राह्मण महासभा के साथ मिलकर तहरी भोज का आयोजन करेगी। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि यह महज तहरी भोज नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को साधने के लिए कांग्रेस की रणनीति है। तो आपको बता दें किस तरीके से आज उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस द्वारा यहां पर ब्राह्मण भोज को खासतौर पर या फिर यूं कहें तहारी भोज ब्राह्मणों के लिए यहां पर आयोजन किया गया, जिसमें ब्राह्मण महासभा के कई सारे लोग इसमें शामिल होंगे और साथ ही कांग्रेस के भी तमाम ऐसे ब्राह्मण चेहरे, ब्राह्मण नेता जो हैं वो इसमें सक्रिय फिलहाल दिखाई देंगे। तो आपको बता दें किस तरीके से यहाँ पर जो है ब्राह्मणों को साधने की बात यहाँ पर कही जा रही है और ये कहा जा रहा है कि देखिए इस रणनीति से कांग्रेस आने वाले 2027 के जो विधानसभा चुनाव है उसमें ब्राह्मणों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ये सारी राजनीति फिलहाल खेलते हुए दिखाई दे रही है।
देश की राजनीति में ब्राह्मणों की राजनीति को धार देने के लिए और ब्राह्मणों को अपने पक्ष में करने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस आज लखनऊ में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के साथ में मिलकर के तहरी भोज का आयोजन कर रही है। हाल ही में देखने को मिला था कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान पीएन पाठक समेत तमाम ब्राह्मण विधायकों ने, जो कि भाजपा से आते हैं, 42 उनकी संख्या थी, उन्होंने पीएन पाठक के घर में लिट्टी चोखा का भोज किया था, जिसपे तमाम चर्चाएं हुई और बाद में प्रदेश अध्यक्ष ने उनको नोटिस भी थमा दी, कारण बताने के लिए, जवाब अपना देने के लिए। वहीं दूसरी ओर सबसे बड़ी विपक्षी दल की पार्टी समाजवादी पार्टी ने उन ब्राह्मण विधायकों को अपनी पार्टी में आने के, यानी कि सपा ज्वाइन करने के लिए ऑफर भी दिया था और कहा था कि यहाँ सम्मान ज्यादा होगा। लेकिन इस बीच अब ब्राह्मणों की राजनीति को धार देने के लिए कांग्रेस भी मैदान में उतर गई है, जिसके चलते आज कांग्रेस ने अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के साथ मिलकर तहरी भोज का आयोजन किया है। नाम तो तहरी भोज है, लेकिन कहीं ना कहीं सीधे सीधे मायने दिख रहे हैं कि ब्राह्मणों को अगले चुनाव में किस तरह से साधा जाए, क्योंकि अगले साल चुनाव होने हैं, 27 में चुनाव होने हैं, 26 शुरू हो गया है। ऐसे में फासले कम हो गए हैं चुनाव के दिनों के। ऐसे में ब्राह्मणों को साधना एक बड़ी रणभेरी रहेगी, क्योंकि ब्राह्मण तकरीबन 15% है और अपना एक बड़ा वोट शेयर मार्जिन पूर्वांचल, पश्चिमांचल और अवध के क्षेत्रों में भी रखते हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दल ब्राह्मण को साधने में कहीं ना कहीं अब नजर आ रहे हैं। उसके चलते अब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी भी आज ब्राह्मण महासभा के साथ तहरी भोज कर रही है, जिसमें कई सारे बड़े नेता, बड़े चेहरों के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। लखनऊ से इंडिया वॉइस के लिए अनुराग तिवारी। मथुरा में बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए एनएसजी के कमांडो ने मॉक ड्रिल पर सुरक्षा तैयारियों का जायजा लिया। केंद्रीय गृह मंत्री के संभावित दौरे और मिले सुरक्षा इनपुट्स के मद्देनजर ये अभियान किया गया। आपको बता दें कि एनएसजी की टीम मंदिर पहुंची और श्रद्धालुओं की भीड़ कम होने के बाद प्रवेश निकास द्वारों और आसपास की संकरी गलियों का निरीक्षण किया है। आपको बता दें, मॉक ड्रिल में आतंकी हमले जैसे स्थिति का अभ्यास किया गया। 4 लोगों के घायल होने का दृश्य रचा गया। इसमें 3 को स्ट्रेचर पर एम्बुलेंस तक पहुंचाया गया, जबकि 1 को परिसर में प्राथमिक उपचार दिया गया। दमकल विभाग और स्थानीय पुलिस भी मुस्तैद इसमें नजर आ रहा है। तुम्हारे फ्री है वो में तो माथा लगा कर दो मारा उसके नीचे रख देगा, जैसे आप उसे उठाएंगे तो आईडी ये कभी हटियो नहीं मैं तो तुम्हारे फ्री है वो में तो माथा लगा कर दो मारा उसके नीचे रख देगा, जैसे आप उसे उठाएंगे तो आईडी ये कभी तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। जल्द होंगे हाजिर और खबरों के साथ। आप बने रहें सिर्फ इंडिया वॉइस पर। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।